And now comes a most important area of any accounting standard that in fact gives a detailed understanding of what the accounting we have done in our financial statements. हमें मालूम है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और फिर फाइनली डिस्क्लोज करते हैं. So here in this module we will be learning about the disclosure requirements. IAS 2 is in fact the standard जिससे मुतल्लक हम देखते हैं इन्वेंट्रीज में सारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं. वो हमें कहता है कि आपने ये कुछ एरियाज डेफिनेटली डिस्क्लोज करने हैं अपने नोट्स में. अकाउंटिंग पॉलिसी बताएं जो हमने यूज़ की है टू मेजर इन्वेंट्रीज और उनके कॉस्ट फार्मूला भी. ठीक है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. और अकाउंटिंग इन्वेंट्री को मेजर करने की जो पॉलिसी है दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ओके, तो हम वो पॉलिसी बयान करेंगे और कहेंगे कि हम इन्वेंट्री के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं. ओके, फिर टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशंस अप्रोप्रिएट टू द एंटिटीज. डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, जैसे मोटी मोटी क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री की मैंने आपसे बताई. फिनिश गुड्स एक क्लास है, वर्क इन प्रोसेस एक क्लास है और मटेरियल्स एंड सप्लाईज एक और क्लास है. तो आपने उनकी टोटल कैरिंग अमाउंट बतानी. कैरिंग अमाउंट एज वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि ये वो अमाउंट होती है जिस पर आप एसेट या लायबिलिटी को बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. वो इन्वेंट्रीज जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि मैंने आपको इसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात की है. जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर नजर आ रही हैं आपकी इन्वेंट्रीज, उनको आप डिस्क्लोज करते हैं अलग से. अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेंस. देखिए, जो इन्वेंट्री एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज होती है वो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे रिकग्नाइज होती है या फिर उसका राइट डाउन जो होता है, ये आ रहा है राइट डाउन, वो अमाउंट राइट डाउन जो होती है वो भी एक्सपेंस के तौर पर ही रिकग्नाइज होती है. उसको डिस्क्लोज करेंगे. फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये बात डिस्कस करेंगे. और फिर इन्वेंट्री जो कि हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स की इन्वेंट्री है वो मे बी डिस्क्राइब्ड एज वर्क इन प्रोसेस, उसको वर्क इन प्रोसेस के तौर पर हम डिस्क्लोज करेंगे. देखते हैं एक छोटा सा सिनेरियो, एक ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द नोट्स कि हम क्या शो कर रहे होते हैं वहाँ पर. देखें, पॉलिसी की जहाँ तक बात है मैंने आपसे जिक्र किया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये पॉलिसी बता दी और फार्मूला बता दिया कि इसका कॉस्ट फार्मूला कौन सा है. फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज हमने बता दी, उसकी डिफरेंट क्लासेस की कैरिंग अमाउंट कि ये वो कैरिंग अमाउंट्स हैं जो इस इन्वेंट्री में मौजूद हैं. टोटल इन्वेंट्री जो है वो 19.2 मिलियन की है और ये हमारी क्लासेस की कैरिंग अमाउंट भी आ गई. देन वी हैव टू गिव फ्यू नोट्स जो डिस्क्रिप्शन के तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो एनआरवी पर है, लिहाजा उसकी एनआरवी ये है, एनआरवी बता दी. इन्वेंट्रीज रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने अमाउंट बता दी. 403 मिलियन की हमारी एक्सपेंस के तौर पे इन्वेंट्रीज रिकग्नाइज हुई हैं. फिर द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री जो अलग से है वो बता दिया आपने कि इतनी इन्वेंट्री हमारी राइट डाउन हुई, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कॉस्ट से कम थी, देयरफॉर हमने उसको राइट डाउन कर दिया. फिर कोई अगर रिवर्सल है, राइट डाउन की रिवर्सल भी तो हो सकती है ना, अगर कोई रिवर्सल है राइट डाउन की तो उस रिवर्सल को आपने अलग से डिस्क्लोज करना है. और फिर ये कि ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन फिनिश गुड्स आर रिवर्स फ्रॉम, कि उसकी रीजन बतानी है कि इस रिवर्सल की रीजन क्या हुई. ओके, हाँ, अगर कोई स्टॉक आपने प्लेज किया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट, तो आपने वो बता देना कि दिस वाज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट वी प्लेज्ड. तो यूं आपकी इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स जो हैं वो तमाम के तमाम हमने डिस्कस कर लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इन्वेंट्री के लिए IAS 2 इज द स्टैंडर्ड जिसके तहत हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं.
Thank you very much.